नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। ईरान इजराइल टकराव और फिलिस्तीन गज्जा की स्थिति पर ताज़ा खबरें। ईरान इजराइल टकराव और गज्जा की ताज़ा स्थिति का अपडेट। ईरान इजराइल टकराव। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच कोई नया सैन्य मुठभेड़ तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ओर से कूटनीतिक और सैनिक स्तर पर धमकियां जारी हैं। ईरानी सेना प्रमुख ने चेताया है कि इजरायली धमकियों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमताएं पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में कहा कि यदि इजराइल ने हमला किया तो उसका जवाब कड़ा और निर्णायक होगा और अमेरिका को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी धमकी दी है कि इजराइल को विनाशकारी जवाब मिलेगा। दूसरी ओर इजराइल ने वापसी में सख्त रुख दिखाया है। रक्षा मंत्री इजराइल कात्जर ने कहा, जो भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अमेरिका ने भी कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त को व्हाइट हाउस में गज्जा संकट पर बैठक बुलाई, जिसमें युद्ध के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी। ये सभी संकेत बताते हैं कि भले ही बड़े टकराव अभी स्थगित हैं, किंतु दोनों देशों के बीच तनाव और हथियारबंद तैयारियां बनी हुई हैं। हिजबुल्लाह, हमास और अन्य संगठनों की गतिविधियां, ईरान समर्थित मिलिशिया समूह सक्रिय हैं। लेबनान से जुड़ी हिजबुल्लाह से इजराइल ने कड़ा जवाब दिया है। 29 अगस्त को इजरायली सेनाओं ने दक्षिण लेबनान के सिर एल गहरबिये में हिजबुल्लाह के रादवान दस्ते के वरिष्ठ कमांडर अहमद नवीम माटूक को मार गिराया। इसी समय अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा तो उसे योजना बी के तहत सैन्य रूप से बेअसर किया जाएगा। गाजा में हमास समेत अन्य संगठनों की गतिविधियां भी जारी हैं। इजराइल समर्थित हुती विद्रोहियों ने हाल में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इजराइल ने इसके जवाब में यमन के सना में उनके ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल का कहना है कि हुती ने मिसाइलें दागी जिन्हें अधिकांशतः इंटरसेप्ट किया गया और इजराइल ने रेड सी में हमले की चेतावनी दी। साथ ही गाजा से यह भी खबर है कि हमास के क़स्साम ब्रिगेड ने अपनी क्रियाएं जारी रखी हैं, जिस पर इजराइल की सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इन समूहों की गतिविधियों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। अबू उबैदा की मौत सत्य या अफवाह? इस सप्ताह एक बड़ी खबर बनी कि हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा की मौत हो गई। इजरायली रक्षा बलों ने रविवार को घोषणा की कि उन्होंने युद्ध के दौरान हमास प्रवक्ता अबू उबैदा, असली नाम खुदा अल कालूत, को मार गिराया है। रक्षा मंत्री कात्जर ने पुष्टि की कि वह अबू उबैदा ही था। हालांकि हमास ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए इस खबर को फिलहाल इजराइल के दावे पर आधारित माना जा रहा है। अभी कोई स्वतंत्र स्रोत या हमास की ओर से पुष्टिकरण नहीं आया है, अतः इसकी सत्यता पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। गाजा और फिलिस्तीन की मौजूदा स्थिति। गाजा में हालात बिगड़े हुए हैं। इजरायली जमीन और हवाई हमलों में जनहानि जारी है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े स्रोतों और गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 सितंबर को अकेले गाजा सिटी पर छिड़ी नई गाजा कार्रवाई में कम से कम 19 लोग मारे गए। पूरे क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत हुई। 4 सितंबर को जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारी बमबारी के चलते गाजा सिटी के बाहरी इलाकों पर हमले तेज हो गए और वहां की बमबारी के चलते में क्या करने की बारीक किए गया। किसी तरह से बमबारी के तरफ हमलों में 53 लोग मारे गए। अब तक इजरायली जवाबी हमलों में कुल लगभग 63,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, ज्यादातर नागरिक। गाजा में मानवता संकट गहरा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में अकाल की घोषणा की है और राहत एजेंसियां इसे युद्ध का हथियार मानकर तत्काल सहायता की मांग कर रही हैं। इजरायली सेना ने गाजा सिटी को युद्ध क्षेत्र घोषित कर शहर पर हमले तेज कर दिए हैं। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि एक दिन में 38 लोगों की मौत हुई। राहत प्रयासों पर भी असर हुआ है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सहायता ट्रक कम आने का संकेत दिया है और दक्षिणी इलाकों के लिए निकासी के निर्देश दिए हैं। कई राहत संगठन ने चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर निकासी से तबाही बढ़ेगी, क्योंकि अभी गाजा के किसी भी हिस्से में
पर्याप्त आश्रय, भोजन या पानी उपलब्ध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गाजा संकट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 27 अगस्त को हुई बैठक में अमेरिका को छोड़कर सभी 14 सदस्यों ने मिलकर कहा कि गाजा में अकाल मानव निर्मित संकट है और मानव निर्मित संकट का दिया गया है। भूखमरी को हथियार मानकर तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने तत्काल बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की और गाजा में सभी बंधकों की रिहाई व सहायता मार्ग खोलने की आवश्यकता जताई। अमेरिकी प्रतिनिधि डोरोथी शी ने कहा कि गाजा में भूख वास्तविक समस्या है और उसकी जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अरब देशों ने भी इजरायली नीतियों की तीखी आलोचना की है। अगस्त में कैरो में आपातकालीन बैठक में अरब लीग ने इजरायल की गाजा पर पूर्ण नियंत्रण की योजना को घोर आक्रमण और जातीय सफाया करार दिया। लीग ने आक्रामक युद्ध तत्काल रोकने, सहायता बढ़ाने और इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की। एक टाइम ब्रिटेन, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस जैसे देश भी इजरायली योजनाओं की निंदा कर चुके हैं। यूरोपीय संघ में भी विभाजन दिखा है। 30 अगस्त को कोपेनहेगन में ईयू विदेश मंत्रियों की बैठक में कई देश आयरलैंड, स्पेन, स्वीडन आदि ने इजरायल पर आर्थिक दबाव और संवितरणी कार्रवाई की मांग की, जबकि जर्मनी, हंगरी जैसे पारंपरिक समर्थकों ने इन कदमों का विरोध किया। आयरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा, यदि ईयू अब एक साथ कार्रवाई नहीं करेगा तो और कब करेगा? बच्चे भूखे मर रहे हैं। जर्मनी ने इजराइल से युद्ध में मानवीय कानूनों का पालन करने को कहा और कुछ हथियार निर्यात निलंबित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख मिश्रित है। राष्ट्रपति ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी प्रशासन गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने और युद्ध विराम का समर्थन कर रहा है। हालांकि उसे इजराइल के पक्ष में कई कदम उठाने के लिए भी दबाव है। इस प्रकार पिछले 8 दिनों में ईरान इजराइल तनाव के सिलसिले में घटनाएं मुख्य रूप से कूटनीतिक बयानबाजी और प्रॉक्सी समूहों की गतिविधियों तक सीमित रहीं, लेकिन गाजा की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही चिंताजनक रही हैं। आज की हमारी रिपोर्ट बेहद संवेदनशील और जरूरी है क्योंकि यह जुड़ी है गाजा और फिलिस्तीन के उन लाखों मासूम लोगों से जो इस समय सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजा की गलियों में आज बच्चों की हंसी नहीं बल्कि भूख और दर्द की चीखें सुनाई देती हैं। अस्पताल खंडहर हो चुके हैं, बिजली मुश्किल से कुछ घंटों के लिए आती है और पानी जो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है वह भी हर घर तक नहीं पहुंच पा रहा। आज हम इस वीडियो में आपको शुरुआत से अंत तक एक पूरी तस्वीर दिखाएंगे। गाजा के लोग किस हालात में जी रहे हैं, इजराइल की ओर से हाल ही में क्या हमले हुए हैं, कौन से कार के कारों से देश मदद पहुंचा रहे हैं, सऊदी अरब और मुस्लिम देशों का क्या रुख है और भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि इंसानियत की पुकार है। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान को जीने का हक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। दोस्तों, गाजा में इस समय सबसे बड़ा संकट है भोजन और पानी का। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि गाजा की 70% से ज्यादा आबादी रोजाना भूखे पेट सो रही है। लोग खाने के लिए ट्रकों का घंटों इंतजार करते हैं जब भी राहत सामग्री पहुंचती है, लेकिन क्या समय 70% से ज्यादा आबादी की गाजा की समय जिसके करता है जमका देखते हैं गाजा है तो हजारों लोग लाइन में लग जाते हैं। पानी की स्थिति भी बेहद खराब है। गाजा की ज्यादातर पानी की टंकियां या तो बमबारी में नष्ट हो चुकी हैं या उनमें गंदा पानी भर रहा है। साफ पानी के लिए लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। बहुत से डॉक्टर और नर्स अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। बिजली का हाल यह है कि दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए सप्लाई मिलती है, बाकी समय लोग अंधेरे में ही गुजारते हैं। इजराइल ने हाल ही में गाजा के अलग अलग इलाकों पर हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान गाजा सिटी और उत्तरी हिस्सों में हुआ है। वहां कई मकान और मार्केट पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। सबसे दर्दनाक घटना वह रही जब लोग खाने का सामान लेने के लिए बाहर निकले थे और उन पर बमबारी कर दी गई।
इसमें दर्जनों लोग मारे बाद करता है दिसी की गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। इजराइल का दावा है कि वह हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा मार आम नागरिकों पर पड़ रही है। अब बात करते हैं उन देशों और संगठनों की जो गाजा की मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उन और उसका विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP लगातार राहत भेज रहा है। मिस्र की तरफ से भी रफाह बनाले के बीच में ऑर्डर के जरिए खाने और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। कई यूरोपीय देश जैसे स्पेन, तुर्की, नॉर्वे और फ्रांस ने भी मदद भेजी है। यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक से राहत सामग्री आई है। समुद्र के रास्ते भी कुछ जहाज भेजे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही राहत सामग्री, जिन्हें फ्लोटिला कहा गया। इन जहाजों में इंसानी हक की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इजराइल अक्सर इन सप्लाई को रोक देता है या देर कर देता है। सऊदी अरब ने हाल ही में कहा है कि गाजे दुनिया भाई का देता है, देर करता है, कार्य करता है। जब जिद 10 सवा तक ही हमने 10 एक कार्य करता है कि स्थिति अब मानवता के लिए शर्मनाक हो चुकी है। उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि तुरंत युद्ध को रोका जाए। सऊदी का मानना है कि जब तक 2 राज्य समाधान लागू नहीं होगा तब तक यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा है कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए। सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि कतर, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश भी राहत भेज रहे हैं और राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, गाजा का सबसे दर्दनाक पहलू है बच्चों और महिलाओं की स्थिति। रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन औसतन 50 से ज्यादा बच्चे भूख या हमलों की वजह से मर रहे हैं। कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। स्कूल या तो बंद हैं या मलबे में तब्दील हो गए हैं। महिलाएं अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रही हैं क्योंकि उनके पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट झेल रहा है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 80% आबादी को रोजाना पर्याप्त खाना नहीं मिलता। 60% से ज्यादा अस्पताल काम नहीं कर रहे। हजारों घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। कई एनजीओज ने भी चेतावनी दी है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अगले कुछ महीनों में गाजा में अकाल जैसी स्थिति हो सकती है। अगर ये हालात जारी रहे तो गाजा की पूरी पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। भूख, बीमारी और युद्ध, ये 3 चीजें मिलकर इंसानों से जीने की उम्मीद छीन रही हैं। खबरें मिलती रही हैं।